हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है मोलैलिटी। हमने मोलैरिटी को पिछली क्लास में कवर कर लिया था, तो आज हम कवर करेंगे मोलैलिटी को। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये याद रखिए कि मोलैरिटी में सॉल्यूशन आता है डिनोमिनेटर में, और मोलैलिटी में सॉल्वेंट आता है डिनोमिनेटर में। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और मोलैलिटी किसके बराबर होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम्स में गिवन है तो आप इनटू 1000 करेंगे, राइट? तो ये मोलैलिटी का था। तो यूनिट क्या होती है? मोलल या फिर मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। ए और बी क्या है? दो कंपोनेंट्स हैं। तो मुझे मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि मैंने मान लो ए कंपोनेंट का मोल लिख दिया, और टोटल मोल्स अगर मुझे ऐड करने हैं, निकालने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट बी विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1। मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी करेंगे ऐड, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। अगर 4 कंपोनेंट्स हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी विल बी इक्वल टू 1। फिर एक ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से डिवाइड करते हैं वो इक्वल होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी के। देखिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से डिवाइड करूंगी तो टोटल मोल्स तो कट जाएंगे, राइट? और बचेगा क्या? Na अपॉन Nb। अब देखें तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। फॉर प्योर लिक्विड मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मान लो कोई प्योर लिक्विड है जिसमें सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, देन उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। एंड फॉर सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज लेस देन 1। मान लो एक सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी, तो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होगा? कम ही होगा। अब हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मासेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। सबसे पहला एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए क्रोमियम का। क्रोमियम का होता है 52। फिर होता है मैंगनीज 55, आयरन 56। ये क्रोमियम मैंने दोबारा लिख दिया, यहाँ कॉपर लिख लीजिए। कॉपर 63.5, जिंक 65, सिल्वर 108, आयोडीन 127, मरकरी 200 या 201 एंड लेड 207।
तो ये आपको एटॉमिक मासेस अच्छे से याद होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कई बार क्वेश्चन में काम आ जाती है वो मैं बता रही हूँ अब, कि 0.0821 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है 24.63। ये एज इट इज़ याद रख लीजिए। अब ये क्यों याद रखना है वो मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ओजोन इज 3.2 ग्राम पर लीटर at 2.463 atm and 300 Kelvin. Calculate molar composition of mixture. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए ये वाला जो रिलेशन था PM इज इक्वल टू DRT वाला, ये मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते वक्त समझाया था ये रिलेशन। अब आप यहाँ से देखें कि प्रेशर कितना दिया है 2.463 atm, मोलर मास को मैंने एज इट इज़ रख दिया, डेंसिटी गिवन है 3.2 ग्राम पर लीटर, रेट कांस्टेंट हमें पता होता है 0.0821 होना है, एंड टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। तो अब आपको पता हो कि अगर 0.0821 इंटू 300 24.63 के बराबर होता है, तो आप डायरेक्टली 24.63 लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप 24.63 लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 2.463 है जो कि इससे सीधा कट रहा है 10 पे, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, राइट। तो आपकी मोलर मास कितना आ गया, 32 आ गया। अब मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो x मोल प्रेजेंट है, x इज द मोल फ्रैक्शन, राइट। O3 जो है तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा। नाइट्रोजन अगर x मोल फ्रैक्शन है तो ओजोन का क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस x। और हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 28, राइट। तो 28 इंटू एक्स प्लस, ये मैंने सीधा डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 इंटू 1 माइनस एक्स। तो आप जब इसको लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 48 माइनस 48x इज इक्वल टू 32, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 80%। मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। ये हमने सिंपली क्या किया, आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा कि हमने PM इज इक्वल टू DRT लगा के M निकाल लिया, और M किसकी हेल्प से निकाला, इस वाली वैल्यू की हेल्प से निकाला। अब हमने क्या करना है, मोल हमारे पास क्या आया है, मोलर मास आया है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। और ये किसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर का, राइट, जिसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन एंड ओजोन है, राइट। तो मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर विच कंटेन नाइट्रोजन एंड ओजोन इज दिस। अब आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन एंड ओजोन है, मोलर मास 32 के बराबर है, मोलर मास किसके बराबर है, 32 के बराबर है। तो आपने
एक वो वाले क्वेश्चन कर रखे होंगे मोल वाले चैप्टर में, जिसमें हमें क्या करना होता है, आइसोटोप्स दे रखे होते हैं और हमें एवरेज मास निकालना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज प्लस मोलर मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज अपॉन 100, इससे एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं, राइट। वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। हमने क्या किया, हमने माना कि x इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, देन 1 - x विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओजोन, ठीक है। अब हमने क्योंकि मोल फ्रैक्शन ले लिया, तो हम डिनोमिनेटर में 100 ना लिख के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख रहे हैं। तो मैंने वो शो नहीं किया 1 लिखा हुआ, तो आप ये अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में हर जगह, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 28 मोलर, मैंने आपको बताया मोलर मास इनटू मोल फ्रैक्शन यानी कि 28x प्लस मोलर मास यानी कि 48 इंटू 1 - x किसके बराबर हो जाएगा, 32 के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 80% आएगा। खैर, इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का सिर्फ यही पर्पस था मेरा कि मैं ये समझा सकूँ कि आपको ये वैल्यू क्यों याद रखनी है, क्योंकि इजी बना देती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि अब आप टाइम वेस्ट करेंगे इसको कैलकुलेट करने में, तो ये याद ही हो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ हो जाती है वैल्यू, क्योंकि बहुत जगह 300 केल्विन आता है क्वेश्चन में और बहुत जगह 0.0821 R की वैल्यू रखनी होती है हमें, तो ये याद होना चाहिए आपको। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आया, इसका लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा से इस पे सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ मूविंग टू परसेंटेज बेस्ड टर्म्स। परसेंटेज बेस्ड टर्म्स में क्या है, परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज वेट बाय वेट परसेंट। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट नहीं। वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये ए बी क्या है, बी इज सोल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट। 25% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, 25 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो कैसे लिखेंगे इसे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। नेक्स्ट इज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन विल बी परसेंटेज बाय वेट। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 40% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, 40 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मैंने थोड़ी जल्दी कवर कर दिया क्योंकि ये थोड़ा इजी था, इसीलिए। किसी को ना समझ आया तो दोबारा बताइए मुझे, मैं डिटेल में और समझा दूंगी। अब आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है। वो नोट पॉइंट क्या है कि टाइप ऑफ परसेंटेज इज़ नॉट गिवन विद वैल्यू, वी कंसीडर इट टू बी। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो और आपको कहा हो कि आपको परसेंटेज निकालनी है और आपको ये ना बताया हो कि आपको परसेंटेज बाय मास निकालना है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपको क्या मतलब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि परसेंटेज इतनी है, पर आपको ये नहीं लिखा कि ये जो परसेंटेज गिवन है ये परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो आपने क्या कंसीडर करना है उसे,
ठीक है। तो अगर आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछी गई है तब तो आप उस परसेंटेज को वेट बाय वेट कंसीडर करना, और बाकी ऑल अदर केसेस में आपने उसको क्या कंसीडर करना है, वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करना है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में 25% दे रखा है और साथ में ये नहीं देख रखा कि वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आपको अगर मोलैरिटी निकालने को कहा है क्वेश्चन में तो आप उसको वेट बाय वेट मानेंगे, और ऑल अदर केसेस में आप उसको वेट बाय वॉल्यूम मानेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली रिलेशनशिप है बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी को मैंने आपको बताया स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन यहाँ पे B जो है वो सॉल्यूट है और A जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000। ये रिलेशन होता है। क्या है, दोबारा से पढ़ देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, राइट। अब मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना रख देंगे हम, 18। तो 18 m अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, m बाय 55.5। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं कि x ऑफ b अपॉन x ऑफ a इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन 55.5। ये 55.5 क्यों लिया, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एक्वस है। अब हमें पता है ये तो सॉल्यूट होता है यहाँ पे, तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 55.5। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें मोलैलिटी कितनी गिवन है, 1 गिवन है। अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितना है, 1 के बराबर है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है यहाँ से आपको ये इंटरप्रेट करना है। ये मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया है, वेट अ मिनट। हाँ नहीं, ठीक लिखा है। देखिए मोल फ्रैक्शन मैंने आपको ऊपर एक रिलेशन बताया था, x1 बाय x2 इज इक्वल टू n1 बाय n2। तो ये n1 बाय n2 हो जाएगा, राइट। ये समझ आया इतना पोर्शन। ये अभी हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन जब हम देख रहे थे। ये रहा ये वाला रिलेशन, यही रिलेशन मैंने यहाँ लगा दिया। तो हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। अब मान लीजिए ये आया हमारे पास 1 अपॉन 55.5 आ गया, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि n1 जो है वो 1 के बराबर है और n2 जो है वो 55.5 के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज मैंने कितने माने, n1 किसके बराबर माना, 1 के बराबर, तो 1 लिख दिया। और मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल मोल्स मतलब n1 प्लस n2। n1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, n2 किसके बराबर है, 55.5 के बराबर है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 56.5 बन जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, 1 अपॉन 56.5।
5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो कमेंट्स में बताइए, मैं समझा दूंगी दोबारा। अब हमें रिलेशन करना है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे डेंसिटी किस में होना चाहिए, ग्राम पर ml या ग्राम पर cc में, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इस वाले m को डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1000 अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब दो केसेस बनते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1 में क्या है, जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो है ना ये डेंसिटी ऑफ क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। मान लो सॉल्यूशन की डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मोलैलिटी जो होगी वो मोलैरिटी से बड़ी होगी, ठीक है। और अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1 गिवन है तो जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो मोलैरिटी से छोटी आएगी। ये हमने कैसे फाइंड आउट कर रखा है, ये हमने कैलकुलेशंस करके निकाल के देख रखा है कि जब हमने डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू 1 रखी है तब मोलैलिटी की वैल्यू मोलैरिटी से ज़्यादा आई है, और जब डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखी गई है तब मोलैरिटी जो है वो मोलैलिटी से ज़्यादा आया है। तो ये आपको याद रखने, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन मोलैलिटी इज़ ग्रेटर देन मोलैरिटी, मोलैलिटी इज़ लेस देन मोलैरिटी, मोलैलिटी में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोलैरिटी में बी ग्रेटर देन और लेस देन मोलैरिटी डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, क्योंकि अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई 1 से तो मोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी 1 से कम हुई या इक्वल हुई 1 के तो मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें 3 रिलेशन और पता होने चाहिए, वो 3 रिलेशन हैं ये, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन में क्या आता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको वेट बाय वेट गिवन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको पता है कि वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो किसके बराबर था, वेट बाय वॉल्यूम के बराबर था। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया, और 10 को एज इट इज़ लिख दिया और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी एज इट इज़ लिख दिया। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो गया, वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। सो ये कुछ रिलेशनशिप्स थे जो आपको याद होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ppm। ppm क्या होता है, यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। मतलब कि जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है ना तब हमें ppm और ppb का यूज़ करना होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन गारंटी दैट। बस आपको पता होना चाहिए कि ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 to the power 6, और ppb क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 to the power 9। अब हमें कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़नी है। देखिए जो वॉल्यूम होती है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और जो मोल या मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये तो सबको पता है कि वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है, घटाने पे घट जाती है, ऐसा ये सबको पता है, राइट। तो मोल और मास जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे घटते या बढ़ते नहीं हैं।
तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखें अगर हम, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी हम आगे देखेंगे उसमें उसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आता है, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम में भी वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी वॉल्यूम टर्म आ रही है। तो दैट मीन्स ये 4 टर्म्स जो हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुई। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या आता है, मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, वेट लेते हैं, वॉल्यूम नहीं लेते इसमें। वेट बाय वेट में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, पीपीएम और पीपीवी में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसलिए ये टर्म्स कैसी हो गई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी समझ ना आया हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस। बाय बाय।